हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द CMA एकेडमी। आज से जो क्लासेस रिकॉर्ड होंगी और जो अपलोड होंगी वो बेसिकली CMA फाउंडेशन के लिए रहेंगी फ़िलहाल, क्योंकि उनका जो पेपर है वो जल्दी होने वाला है। इंटर वालों से पहले पेपर होगा, तो इसलिए हम उनके लिए अभी फ़िलहाल वीडियो बना रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। तो आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, जो मेन चैप्टर थोड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो CMA वाले, जो इंटर वाले बच्चे हैं, वो उनको जानते होंगे कि इनको किस चैप्टर से नाम से बोला गया है। इसको हम NPO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NPO। और साथ ही साथ जो 11th में पढ़ रखे होंगे या 12th में पढ़ रखे होंगे अकाउंट्स, उन्होंने ये पढ़ रखा होगा NPO। ठीक है, जो अभी हाल ही में पास होके आए हैं उनको तो पता होगा कि NPO का चैप्टर क्या है और NPO के बारे में। लेकिन जो वहाँ पढ़ते हैं वो थोड़ा कम नॉलेज में, या फिर वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं, है ना। तो हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। 5-6 क्लासेस जाएंगी NPO के ऊपर, लेकिन हम इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, हमारा ये मोटिव है कि कम से कम 100 लाइक तो आए इस चैनल पे या इस वीडियो पे। ठीक है, तो इतना तो कर देना। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि NPO का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 पेन लेके बैठना। हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स भी बनाएंगे। तो एक बारी हम इसका इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे। किसका? NPO का इंट्रोडक्शन। NPO का मतलब क्या होगा ये भी हमें जानना है, तो इसका इंट्रोडक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले मैं एक बारी पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा कि NPO का मतलब क्या है। ठीक है, NPO का मतलब बेसिकली ये है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो सोशल वर्क करना होता है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वर्क करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, अब आते हैं, लेकिन उस NPO में क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, सरप्लस करते हैं, अर्न करते हैं, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो उस एंटिटी में ही खर्च होता है, ना कि मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। तो चलो पॉइंट वाइज लिख लो NPO का इंट्रोडक्शन, NPO के बारे में। ठीक है, NPO क्या होता है उसके बारे में लिख लो। तो पहला पॉइंट लिखो, we have seen accounting treatment. We have seen accounting treatment for a business concern. For business concern, हमने देखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो बिजनेस कंसर्न में होता है, जिसका मेन एंड जो कंसर्न एंटिटीज whose main objective earn profit। ठीक है, हमने देखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिजनेस कंसर्न मतलब एंटिटीज जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इधर पर चल गया आपको। दूसरा पॉइंट देखो, दीज आर certain that are not established for making profit, but to provide some services। कुछ सर्टन एंटिटीज़ या बिजनेस एस्टेब्लिश की गई हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, बट वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ठीक। थर्ड पॉइंट में लिखो, these services
These services are generally given to member. किनको देती हैं? Given to member who make subscription. सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? टू अवेल देम। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि मंथली या क्वार्टरली या ईयरली आपने उसका पेमेंट करके उसका एक पार्ट रख लिया है, सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्राइब्ड कर रखा है। जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम वगैरह चलाते हो तो उसका आप क्या करते हो? मंथली रेंट देते हो ना, वैसे ये भी है जो कि इसका सब्सक्रिप्शन आप लेते हो। किसमें? एनपीओ में। ठीक है। दीज आर कॉल्ड, ये जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ऐसे ट्रेडिंग जो कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ऐसा कंसर्न या एंटिटी जहाँ पे एक्चुअल में सेल परचेज नहीं होता है, जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हो गए? जैसे एग्जाम्पल ये क्या हो गया? चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, या फिर लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरीज, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब जो हमारा इंस्टीट्यूट है सीएमए इंस्टीट्यूट, वो क्या प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया गया है? नहीं, वो बनाया गया है कि आप जो आपका सीएमए वर्ड है या जो सीएमए का नॉलेज है वो सभी जो भी स्टूडेंट है या मेंबर है उनको प्रोवाइड की जाए एट रीज़नेबल प्राइस में, और जो प्राइस रखी जाएगी वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाएगा, उस प्राइस को उस सोसाइटी के लिए, जो सीएमए सोसाइटी है, उस पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो वो होता है हमारा एनपीओ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या बोलता है? नेक्स्ट पेज बोलता है दीज ऑर्गेनाइजेशन देयर फंड इन फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब आ जाओ आगे। जो ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताया ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, लाइब्रेरी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, इनको फंड कहाँ से आता है? ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशन get their funds in the form of contribution by way of एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस। मतलब कोई भी नया मेंबर अगर हमारे इस जो भी नाम बताएं एनपीओ में जुड़ता है तो उसको एडमिशन फ़ीस देना पड़ेगा या फिर एंट्रेंस फ़ीस देना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लिया नेटफ्लिक्स का, तो आप क्या करोगे? पहले आप उसका जो 199 वाला प्लान लोगे या फिर 299 वाला प्लान लोगे। ठीक है, यही होता है। तो आप पहले उसका प्लान खरीदोगे तब जाके आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे, है ना। तो वो आपका हो गया एडमिशन फ़ीस। ठीक है, तो वो हो गया आपका एडमिशन फ़ीस। ठीक, जैसे एंट्रेंस फीस और एडमिशन फ़ीस, या फिर आप उसका लाइफ मेंबरशिप फ़ीस लोगे, मेंबरशिप फ़ीस लोगे। ठीक है, या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन लोगे उसका। आप क्या करोगे? पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लोगे। बोलोगे क्या भाई मैं 50 बार हर महीने में 2 बार उसको पैसे दूंगा या फिर मंथली पैसे दूंगा, ये ले तू इकट्ठे ले ले, मेरे को हर महीने मत दे। डोनेशन दे दोगे। मैं अब आ गया मैं एनपीओ वाली बात पे। डोनेशन दे दोगे या आपको ग्रांट्स मिल जाएंगी, ठीक है, या लेगेसीज मिल जाएंगी, लेगेसीज मिल जाएंगी।
लेगेसीज या बोल दो या विल मिल जाएगा एटसेट्रा। लेगेसी या बिल मतलब क्या होता है, मान लो आपका कोई आपके दादा हैं, ठीक है, और आपके दादा के बाद आपका नंबर के बाद कोई और नहीं है आपके बाद, ठीक है, मतलब आपका लड़का नहीं है, आपकी लड़की नहीं, कोई नहीं है, तो आपकी डेथ हो जाए, तो डेथ होने के बाद वो प्रॉपर्टी जो होगी वो किसको मिलेगा, तो आप बोलोगे कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है, मैं अपनी प्रॉपर्टी जो होगी एनपीओ को दान दे दूंगा, तो वो लेगेसी और विल के अंडर में आ जाती है। ठीक है, इतना समझ जाओ, बहुत है इतना। ठीक हो गया, ये इंट्रोडक्शन का पॉइंट था हमारा एनपीओ। एनपीओ इसे ही कहते हैं, शॉर्टकट में इसको ये बोला गया है। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख लो पूरा। अब यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल आइटम्स के बारे में जानना होगा, कुछ अच्छे जो ऐसे स्पेशल पॉइंट है जो कि हमारे इसमें यूज़ की जाती हैं, किसमें, एनपीओ चैप्टर में। तो आओ ज़रा इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब हम आते हैं, पहला हमारा जो पॉइंट है ये एंट्रेंस फीस के बारे में। लिखो एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है पहले ये जान लो। लिखो दीज आर received at the time of admission, ठीक, of new member। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि they are non-recurring in nature। दूसरा क्या हो गया, ये जो होते हैं नॉन रेकरिंग के होते हैं। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब ऐसे नेचर होता है जो कि डेली बेसिस पे खर्चा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे रेकरिंग नेचर के खर्चा का मतलब क्या होता है, जो कि डेली बेसिस पे जो खर्च होते हैं, जो डे टू डे या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो खर्चा होता है उसके लिए होता है। ठीक है, जो लेकिन एंट्रेंस फीस क्या है, एक बार दे दिया, वन टाइम फीस है, यहाँ लिख दो वन टाइम फीस। ठीक, तो वन टाइम फीस दे दिया, एक बार दे दिया, खत्म, वो हो गया आपका। ये जो होते हैं दे कुड बी कैपिटलाइज्ड they could be capitalized as they are non recurring or taken as revenue as per the rule। एज पर द रूल। आई होप कि आपको राइटिंग समझ में आ रही है। ठीक है, हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ पॉइंट में लिख दो, इट मे टेक एज अ नॉर्मल रेवेन्यू रिसीट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा नॉर्मल रेवेन्यू रिसीट्स मानी जाएगी। ठीक, पहला पॉइंट ये था हमारा। दूसरा पॉइंट लिख लो डोनेशन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले पॉइंट्स में बताया जाएगा। डोनेशन इसको बोलेंगे, पहला पॉइंट लिखो इसके बारे में, दे could be used for meeting capital or
रेवेन्यू। इसको कैपिटल नेचर का भी बोल सकते हैं और रेवेन्यू नेचर का भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस, ठीक। अच्छा, डोनेशन को यहाँ पे दो तरीके से बांटा गया है। अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो वो कैपिटल नेचर का आ जाएगा, कैपिटल नेचर का माना जाएगा, ठीक है। और अगर वो कैपिटल नेचर का आया है तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक। दूसरा बोलता है अगर डोनेशन जर्नल पर्पस के लिए है, किसके लिए है, जर्नल पर्पस के लिए, तो वो रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर वो जनरल नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये होता है डोनेशन के बारे में, ठीक। एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ, जो भी इनकम होगा, इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम such investment is credited to the fund account only, is credited to the fund account only, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक। तो दो पॉइंट हमारे ख़त्म हो गए हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। आओ तीसरे पॉइंट पे आ जाओ एक बारी। तीसरा पॉइंट का हेडिंग डालो लेगेसी, अभी पढ़ा था ना लेगेसी। तीसरा पॉइंट का हेडिंग डाल दो, बोलो लेगेसी, बोलो लेगेसी, ठीक। क्या होता है लेगेसी? मैनी टाइम ट्रस्ट आर फॉर्म्ड इन अ मेमोरी फॉर अ सर्टन पर्पज देयर विल। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम अदर वर्ड में बोल दो, अदर वर्ड में बोल दो इसको विल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वसीयत, ठीक है। लिखो इसके बाद, इन सच केस, इन सच केस आफ्टर द demise of the person, demise या death of the person, the fund pass on the institution, on to the institution, ठीक है। पहला पॉइंट लिख दिए, दूसरा पॉइंट लिख दो, such legacies are of course one time। भाई अगर आपके पास कोई फंड है या कोई प्रॉपर्टी है, सिर्फ आप एक ही बार दे सकते हो ना, बार बार तो दे नहीं सकते। वही यहाँ लिखा रहा है ये, therefore should be taken as a capital, should be taken as a capital fund। तो कैपिटल फंड में इसको हम बाद में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के, ठीक। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखो एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या फंड होता है? ये एक तरह का सा डोनेशन होता है, एंडोमेंट फंड। ये क्या होगा? समटाइम्स एज अ डोनेशन are also in a form of endowment, are also in form of endowment, ठीक, to be used
यूज्ड एज पर इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। अगर ये इंडोमेंट फंड जो है वो स्पेशल पर्पज़ के लिए है तो हम इसको हम स्पेशल पर्पज़ की मान के कैपिटल में कर देंगे, ठीक है, डोनर। ठीक, these are to be treated as a capital receipt, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, 4 पॉइंट कर लिए। 5वां पॉइंट लिख लो। 5वां पॉइंट लिखो सब्सक्रिप्शन, जो कि ज़्यादा खास है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, दीज आर एनुअल रिसिप्ट्स, annual receipt, and therefore take as a revenue receipts। ठीक है, पहला पॉइंट डाल दो। दूसरा, these must be recognized, these must be recognized as revenue on the accrual concept। ठीक, इसको हम कैसे करेंगे? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला अक्रूवल, दूसरा कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है जो चीज़ हम रिकॉर्डिंग करेंगे कैश बेसिस पे। अक्रूवल का मतलब है यहाँ पे क्रेडिट बेसिस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक, 5 पॉइंट हो गए। एक लास्ट पॉइंट लिख दो यहाँ पे, 6 वाला पॉइंट लिख दो यहाँ पे। क्या बोलेंगे इसको हम? लाइफ मेंबरशिप फीस। लिखो, लाइफ मेंबरशिप फीस। लिखो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस। पहला, these could be taken as a capital receipt, second, every year a charge is debited based as some logic। ठीक, आगे थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट में लिखो इसे, इन अदर वर्ड when received it could be treated deferred received। जब इसे रिसीव करेंगे तो इसको हम क्या रिसीव करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे? डेफर्ड रिसीव ट्रीट करेंगे। ठीक है, डेफर्ड। ठीक, इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट। ठीक, और एवरी ईयर, आगे लिखो, एवरी ईयर अ स्पेसिफिक अमाउंट, जो कि क्वेश्चन हमसे बोलेगा, स्पेसिफिक अमाउंट
इज क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम साइड में हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा जो हमें स्पेसिफिक अमाउंट क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में अच्छे से समझेंगे और उसका फॉर्मेट भी देख लेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।